नमस्कार, सुबह 9 बजे में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में छठ के बाद नई सरकार का गठन, महागठबंधन के तीनों दलों के विधायकों की होगी बैठक, मंत्रिमंडल में हो सकते हैं 36 सदस्य। 26 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र, सीसीपीए की बैठक में फैसला, विपक्ष से सहयोग की अपील। वन रैंक वन पेंशन पर पूर्व सैनिकों का आंदोलन तेज, 8 से लौटाएंगे पदक, केंद्र की अधिसूचना की खारिज। म्यांमार के संसदीय चुनाव में आंग सान सू की की पार्टी एक तरफा जीत की ओर, सेना समर्थित सत्ताधारी पार्टी ने मानी हार, लोकतांत्रिक चुनाव के लिए अमेरिका ने दी बधाई। दुनिया भर में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, 25 साल में 36% का इजाफा, विश्व मौसम संगठन ने तत्काल कदम उठाने की कही बात। खबरों को विस्तार से जानेंगे। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार का शपथ ग्रहण छठ के बाद हो सकता है। खबरों के मुताबिक आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के बीच इस बारे में आम राय बन गई है। ये भी चर्चा है कि दीपावली के बाद महागठबंधन के तीनों दलों के विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। बिहार की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है और इस बीच पार्टियों के बीच मंत्री पदों के बंटवारे पर मंथन जारी है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता के मुताबिक सरकार में आरजेडी से 16, जेडीयू से 14 और कांग्रेस से 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। चर्चा है कि हर एक 5 विधायक पर एक मंत्री का फॉर्मूला रखा जाएगा। विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 80, जेडीयू ने 71 और कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। जेडीयू ने केंद्र सरकार से बिहार के लिए घोषित पैकेज तुरंत देने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव से पहले राज्य के लिए 1.25 लाख करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की थी। जेडीयू ने कहा है कि आरजेडी के साथ सरकार चलाने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार बनाने के बाद जेडीयू की सबसे बड़ी चुनौती केंद्र के साथ संबंधों की होगी। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार के साथ महागठबंधन की सरकार रचनात्मक सहयोग चाहेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के अनुभवों को देखते हुए नीतीश कुमार के लिए खासा मुश्किल भरा साबित हो सकता है। यही वजह है कि अब पार्टी प्रधानमंत्री को बिहार से किए गए उनके वादों की याद दिला रही है। हमारा तो केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह होगा, निवेदन होगा कि वो तत्काल प्रभाव से जो भी उन्होंने बिहार के में विकास की योजनाओं के लिए जो राशि एलोकेट की थी, उसको अविलंब उसको राज्य सरकार को पहुंचाने का काम करें। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन की सरकार बनने की संभावनाओं को देखते हुए पार्टी फिलहाल किसी भी समन्वय समिति के निर्माण से इनकार कर रही है। लेकिन महागठबंधन के आला नेताओं की जल्द ही बैठक होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और अन्य मंत्रियों को चुना जाएगा। हमने ये हम कल से जो चर्चा का हुआ है उसमें यह है कि तीनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के साथ माननीय वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी और स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं उनके इस बीच में इन सब बातों पे चर्चा होगी। उसके बाद में मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। बिहार में सबसे बड़ा दल बनकर उभरे आरजेडी के साथ तालमेल बिठाना नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। स्वच्छ प्रशासन पर जोर देने वाले नीतीश अपराधियों और बाहुबलियों के दबाव से कैसे निपटेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पहली चीज तो ये समझना चाहिए कि लालू जी 10 साल सरकार से बाहर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ सीखा होगा और उनके जो बयान आए हैं, उनका बयान है कि हम लोगों ने अगर गड़बड़ किया तो बिहार की जनता हमको माफ नहीं करेगी, इसलिए हमको मिलजुल के सरकार चलानी है और अच्छी सरकार चलानी है ताकि हम जनता को बता सकें कि हमने ये काम किया। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होगी जिससे कि वहां टकराव पैदा हो। बिहार में 29 नवंबर तक नई सरकार का गठन होना है, इसलिए नीतीश कुमार के पास इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए काफी समय है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार से बाहर केंद्रीय राजनीति में अपने सक्रिय होने का संकेत दिया है, इसलिए नीतीश कुमार के लिए थोड़ी राहत की बात हो सकती है। लेकिन समस्या तब होगी
जब लालू प्रसाद रिमोट कंट्रोल के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महागठबंधन में जहां जश्न का आलम है तो वहीं बीजेपी में अब बारी चिंतन की है और इसी कड़ी में कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी ने माना कि उनसे चुनाव के गणित को समझने में गलती हुई और महागठबंधन की एकजुटता ही हार की मुख्य वजह बनी। वहीं बैठक में आगे की रणनीति के लिए कुछ फैसले भी किए गए हैं। बिहार में हार की समीक्षा में बीजेपी के नेताओं ने ये साफ साफ माना कि महागठबंधन का गणित समझने में उनसे बड़ी चूक हुई। पार्टी का कहना है कि महागठबंधन की पार्टियों के बीच बीजेपी की उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर तालमेल रहा। ये गणित इतना सरल नहीं होगा और इसलिए चुनाव में ये तीनों एक दूसरे का अपना टोटल वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। हमारे मुकाबले में जो गठबंधन था उनकी वोट ट्रांसफरेबिलिटी बहुत अच्छी रही एक दूसरे को। इस करारी हार की जवाबदेही तय करने के सवाल पर पार्टी ने सामूहिक जिम्मेदारी की बात कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। हालांकि पार्टी ने कहा है कि अभी राज्य के नेताओं से भी हार के कारणों पर बात होगी। अध्यक्ष जी और हमारे संगठन मंत्री राज्य इकाई के नेताओं से भी बातचीत करेंगे। चुनाव के दौरान और उससे पहले संघ प्रमुख और बीजेपी नेताओं के विवादित बयान पर पार्टी का कहना है कि ये बयान हार की वजह नहीं माने जा सकते। We have accepted the concept of reservations based on social considerations. I understand that is also the stand of the RSS and therefore there should be no cause for any confusion on that account. बीजेपी ने बिहार के चुनावों को दूसरे स्थानीय चुनावों से जोड़ने की कोशिश की। पार्टी का कहना है कि इन चुनावों को मोदी सरकार के कामकाज पर जनादेश नहीं माना जा सकता। साथ ही पार्टी ने कहा है कि विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार आर्थिक सुधारों के रास्ते पर कायम रहेगी। बिहार में हार की समीक्षा करने बैठे बीजेपी के नेता इस नतीजे पर पहुंचे कि वहां पर महागठबंधन के पार्टियां एक दूसरे को अपनी वोट ट्रांसफर करने में कामयाब रही और इसी वजह से वहां भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली। पार्टी ने आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान को हार का कारण मानने से साफ इनकार किया। कैमरामैन चेतन के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। बिहार में बीजेपी की करारी हार के बाद अब विरोध के सुर सामने आ रहे हैं। हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है। बीजेपी का कोई नेता संघ को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई स्थानीय नेताओं को इसके लिए दोषी मान रहा है। बिहार में मिली शिकस्त के बाद अब बीजेपी में दोषारोपण का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेता हुकुम नारायण ने तो इसके लिए सीधे संघ को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान ने बिहार में बीजेपी की हार की नींव रखी। इस आरक्षण के मामले में माननीय संघ प्रमुख के बयान ने बिहार के लोगों को अंतर से हिला दिया, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण है और इस कारण ने पिछड़ी जाति के जो लोग थे वो 90% पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट कर दिया, आक्रामक कर दिया और उनके साथ साथ उसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो भी इस आक्रामक एकजुटता में के साथ अपने को जोड़ लिया। साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी मोहन भागवत के बयान की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। मोहन भागवत जी ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण की समीक्षा की बात कोई गलत नहीं कही, लेकिन अभी कहने की कोई जरूरत नहीं थी। इस चीज को लालू जी ने समाज में परोसने का काम किया कि भाजपा की सरकार आएगी तो आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। बिहार में करारी हार मिली है, लिहाजा प्रदेश में चुनाव की कमान संभालने वाले नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के धड़े का कहना है कि बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और आरके सिंह के बागी तेवर ने पार्टी को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाया है, जिसका असर साफ साफ नतीजों पर दिखा। पार्टी अब उन पर कार्रवाई करने का मन बना रही है। मैं मानती हूँ कि बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा जी ने उस समय पर बयान दिए और उस पैकेजिंग के वो बयान हिस्सा बन गए और पार्टी निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी।
उधर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर नीतीश कुमार से मुलाकात कर पार्टी को साफ संदेश दिया है कि उनके तेवर अभी भी बागी हैं। अब देखना यह है कि पार्टी किस रूप में बागी नेताओं पर कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने राज्य में बिहार जैसा राजनीतिक प्रयोग करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव के लिए किसी पार्टी से चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन असम गण परिषद, AIUDF और वाम दलों के साथ व्यापक सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका मकसद सांप्रदायिक ताकतों को हराना है। गोगोई ने कहा कि राज्य में बीजेपी का जनाधार नहीं है और चुनाव में भी इसका असर दिखेगा। Understanding means all the forces which are secular forces, which are democratic forces, which are forces of progressive forces, they must join together, they raise their voices against the communal forces, divisive forces. संसद का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय मामलों संबंधी कैबिनेट कमेटी की कल बैठक में सत्र की तारीखों पर फैसला किया गया। सत्र के पहले 2 दिन प्रश्नकाल स्थगित कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान और भारतीय संविधान पर विशेष चर्चा होगी। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद सोमवार को संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने हिस्सा लिया। बैठक में संसद के आगामी सत्र की तारीखों पर फैसला लिया गया। शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू होगा और 23 दिसंबर तक चलेगा। सरकार ने संसद की कार्रवाई सुचारू तरीके से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील की है। All the parties have a responsibility to interpret the verdict of the people, to enable proper functioning of the parliament during the coming session of the parliament. Bihar verdict is a clear statement of their aspirations. It should not be interpreted as a mandate to obstruct parliament. साल के अंत में बुलाए जा रहे इस सत्र में सरकार 26 और 27 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान और संविधान पर विशेष चर्चा करेगी। We have decided that we will be discussing our commitment to Constitution and also the birth certificate of Baba Saheb Ambedkar. Together we will be discussing Parliament. First 2 days there won't be any question about. विपक्ष इस सत्र में असहनशीलता और महंगाई समेत दूसरे मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। Which are the bills if they are against the poor people and against the interest of the society, definitely we will oppose all those bills. लेकिन हम चाहेंगे सरकार अपना एजेंडा तो बताए। बहुत सारे सवाल है कि अम्बेडकर साहब की याद में अगर आप स्पेशल सेशन बुला रहे हो तो ये सवाल पैदा होता पब्लिक सेक्टर की आप निजीकरण कर रहे हो। जो आरक्षण के जो प्रावधान थे आपके संविधान में वो थे आपके पब्लिक सेक्टर के लिए। वो अगर निजीकरण हो रही है तो वो रिजर्वेशंस का महत्व जो घटता जा रहा है। मॉनसून सत्र में विपक्ष के अवरोध के चलते जीएसटी के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण बिल पास नहीं हो पाए थे। इस सत्र में आर्थिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिलों को पास करवाना केंद्र सरकार के लिए चुनौती होगी। अखिलेश सुमन के साथ मोहम्मद फतेह टीपू, राज्यसभा टीवी। वन रैंक वन पेंशन पर पूर्व सैनिक आज से आंदोलन तेज कर रही हैं। पूर्व सैनिक आज से वीरता पदक लौटाएंगे। उनका कहना है कि अधिसूचना में कई खामियां हैं। उधर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि सभी मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ओआरओपी की अधिसूचना के बाद भी पूर्व सैनिकों का आंदोलन जारी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि पूर्व सैनिकों की मुख्य मांग मान ली गई है, लेकिन उनकी हर मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। ये डेमोक्रेसी है, हर एक को डिमांड करने का अधिकार रहता है, लेकिन जितना मैक्सिमम उसका मेन जो डिमांड था वो हर एक को एक रैंक में एक पेंशन, वो हमने पूरा कर दी है। बाकी सब जो चीजें हैं वो हम लोगों ने डिक्लेयर की थी वही है। हर एक चीज मांगते हैं वही अगर सेटिस्फाई होने लगी तो कभी
खत्म नहीं होगा और कोई तो और कुछ मांगेगा। ओआरओपी की खामियों पर रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने कमेटी बनाई है जो अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने कहा कि सरकार ने ओआरओपी पर निर्देश जारी कर दिया है और इसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। योजना में कोई खामी है तो उसे बाद में दूर किया जाएगा। I think the government has given its directions on the issue. We should accept it. And if there are any anomalies which are still persisting, this could be, sorted out in due course of time. इधर सरकार की अधिसूचना में खामियों पर पूर्व सैनिकों ने जंतर मंतर पर 15 जून से चल रहा आंदोलन खत्म नहीं किया है। The basic principle of one-rank one pension is a senior should never get pension less than his junior. That has been destroyed completely in this. Therefore, we reject the notification in totality. सरकार ने शनिवार को पूर्व सैनिक कर्मियों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। इसके मुताबिक पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन साल 2013 की पेंशन के आधार पर तय की जाएगी और इसका फायदा 1 जुलाई 2014 से मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे तमिलनाडु में तूफान का खतरा टला। Tales that inspire, stories of social change. A salute to diversity, promoting public discourse. Events that motivate, inspiring the innovative spirit. Watch Rajya Sabha television documentaries every Friday at 10:30 p.m., Saturday 12:30 p.m. and Sunday at 1 p.m. Get live Rajya Sabha session. News, views, reports and analysis you can trust on social media. Subscribe, follow, like Rajya Sabha Television. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बंगाल की खाड़ी में उठी तूफान का खतरा टल गया है, लेकिन इसका असर अगले 48 घंटे तक दिखेगा। तूफान बीती रात तमिलनाडु तट को पार कर गया। इसके असर से तमिलनाडु समेत दक्षिण राज्यों में भारी बारिश हो रही है। तमिलनाडु में 2 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने कल तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात के असर से तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश हो रही है। दोनों ही राज्यों में तेज हवाएं चल रही हैं। कई इलाकों में बिजली के खंभे टूट गए और पेड़ उखड़ गए। मौसम के बिगड़े मिजाज ने दिवाली से पहले लोगों का उत्साह फीका कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में तटीय इलाकों में भारी बारिश होने के आसार है। It is likely to rain at most places in northern districts of Tamil Nadu and Puducherry. Few places may experience heavy rainfall. 1 or 2 places may experience very heavy rainfall as well as extremely heavy rainfall. तमिलनाडु में पिछले 2 दिनों में भारी बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को पीड़ितों तक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। कई इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी है। காத்து மழை சரியான காத்து அடிக்குது, மழை அடிக்குது, புயல் போட்டுருக்கு. இன்னும் எத்தனை நாள் நீடிக்குன்னு தெரியல। तूफान के असर से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भी अगले 48 घंटों में बारिश की आशंका है। इन राज्यों में कुछ जगहों पर सोमवार से ही बारिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका सरकार ने वहां की जेलों में बंद 126 भारतीय मछुआरों को कल रिहा करने का आदेश जारी किया। श्रीलंका सरकार के मुताबिक तमिलनाडु के रहने वाले इन सभी मछुआरों को दीपावली के त्योहार के मौके पर मानवता के आधार पर रिहा किया गया।
भारत ने भी 37 श्रीलंकाई मछुआरों को रिहा करने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच हाल में इस बारे में सहमति बनी थी, जिसके बाद एक दूसरे की जेलों में बंद मछुआरों को रिहा करने का कदम उठाया गया है। हालांकि 126 में से 10 भारतीय मछुआरों को कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने की वजह से आज रिहा किया जाएगा, लेकिन तूफान और बारिश के चलते इन मछुआरों की घर वापसी शुक्रवार तक ही हो पाएगी। दोनों देशों के मछुआरे अक्सर मछली पकड़ने के लिए एक दूसरे की जल सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। श्रीलंकाई नौसेना हालांकि इन मछुआरों की जब्त की गई नौकाओं को वापस नहीं करेगा। कई बार इस बारे में दोनों देशों के बीच बातचीत के बावजूद एक दूसरे के मछुआरों की गिरफ्तारी का सिलसिला अभी सुलझा नहीं है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 4 मिसाइल का कल परीक्षण किया गया। ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में मोबाइल व्हीकल से अग्नि 4 मिसाइल को लॉन्च किया गया। ये परीक्षण सेना के रणनीतिक बल कमान यानी कि SFC ने किया। अग्नि 4 मिसाइल 20 मीटर लंबी और 17 टन भारी है। सतह से सतह तक 4000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम अग्नि 4 मिसाइल में आधुनिक वैमानिकी का इस्तेमाल हुआ है। इसमें 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर लगे हैं। अग्नि 4 में सटीकता निशाना लगाने के लिए विशेष नेविगेशन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। उड़ान के दौरान रुकावटों को खुद को ठीक और दिशा निर्देशित कर सकती है। यह अग्नि 4 मिसाइल का 5वां परीक्षण था। पिछला परीक्षण 2 दिसंबर 2014 को किया गया, जो सफल रहा। नेपाल की कैबिनेट ने कल एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में भारत से दवाइयां, गैस, पेट्रोलियम समेत दूसरे जरूरी सामानों की आपूर्ति बहाल करने की अपील की गई। प्रधानमंत्री केपी ओली की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। मधेसी नेताओं के साथ सरकार की वार्ता विफल होने के बाद यह प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा नेपाल की संसद की कार्यवाही में मधेसी दलों की लगातार बाधा के चलते इसे अब 2 हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया गया है। करीब 8 मधेसी दलों ने नेपाल सरकार से अपनी मांगों के समर्थन में संसद में नारेबाजी की। इस विरोध में सरकार में शामिल 4 मधेसी दल भी शामिल थे। मधेसी देश में लागू हुए नए संविधान का विरोध कर रही हैं। मधेसी आंदोलन के चलते नेपाल को भारत से आपूर्ति भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है, जिससे नेपाल लंबे वक्त से जरूरी सामान की किल्लत का सामना कर रहा है। नेपाल की नई सरकार इसके लिए भारत सरकार पर भी आरोप लगाती रही, जिसका भारत सरकार ने खंडन किया है। म्यांमार के संसदीय चुनाव में विपक्षी नेता आंग सान सूची की लोकतंत्र समर्थक पार्टी बड़ी जीत की ओर है। म्यांमार में जारी मतगणना के बीच शुरुआती नतीजों में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने करीब करीब सारी सीटें जीत ली हैं। यांगून में उनकी पार्टी को 16 सीटों की मतगणना पूरी होने के बाद 15 सीटों पर जीत मिली है। सेना समर्थित सत्तारूढ़ दल ने संसदीय चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। म्यांमार की जनता ने संसदीय चुनावों में बदलाव की इबारत लिख दी है। ये बदलाव इस बार लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के पक्ष में है। मतगणना जारी है, लेकिन जो नतीजे आए हैं उनसे साफ है कि म्यांमार में सूची की एक तरफा जीत है। अब समर्थक उत्साहित हैं और सैनिक शासन की बजाय लोकतंत्र का जश्न मनाने को तैयार है। They must hand over the power to the Aung San Suu Kyi party and our general to the people, to the diplomat, to the UN. नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी NLD की एक तरफा जीत का अंदाजा इसी बात से लगता है कि सोमवार को 53 सीटों के नतीजों की घोषणा हुई थी, जिनमें से 47 सीटें उसे हासिल हुई। चुनाव में 90 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने भाग लिया। मुख्य मुकाबला सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी और सत्तारूढ़ यूनियन सॉलिडारिटी डेवलपमेंट पार्टी के बीच है। अमेरिका ने भी म्यांमार में सत्ता में बदलाव का स्वागत किया है। The United States congratulates the people of Burma on the election and commend all of the people and institutions in the country who worked together to hold a peaceful and historic election. रविवार को म्यांमार में ऐतिहासिक आम चुनाव के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाले। देश में 25 सालों में पहली बार देशव्यापी स्वतंत्र चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान में 80% से ज्यादा मतदाताओं ने भाग लिया। चुनाव में 90 पार्टियों के कुल 6000 उम्मीदवार मैदान में थे। उच्च सदन और निम्न सदन की 664 सीटों में से 25% सीटें मिलिट्री प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं, जिनके लिए वोट नहीं डाले गए हैं।
म्यांमार में 2011 से सेना समर्थित यूनियन सॉलिडरिटी डेवलपमेंट पार्टी सत्ता में थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब दुनिया के पर्यावरण के लिए एक भयावह खबर। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम संगठन के आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का औसत स्तर 398 पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm था। एक साल पहले यह स्तर 396 पर था। इस साल मार्च में यह आंकड़ा 400 ppm पर पहुंच गया। औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 143% बढ़ा है। वहीं पिछले साल मीथेन का स्तर भी बढ़कर 1833 ppm पर पहुंच गया। इन आंकड़ों के बाद पेरिस में अगले महीने में होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में सदस्य देशों पर समझौते का दबाव और बढ़ जाएगा। We have broken a new record once again. Over the last 25 years, between 1990 and 2014, there was a 36% increase in the negative forcing of greenhouse gases. देश भर में दिवाली की धूम है। बाजारों में रौनक है। पारंपरिक दियों से लेकर चीनी लाइट्स तक खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जगमग बाजार, सजी दुकानें और खरीदारों की भीड़, चारों तरफ दिवाली की रौनक है। रोशनी के इस त्योहार में चीन से आई लाइट्स भी रंग भर रही हैं। इनकी कीमत 35 रुपए से लेकर 800 रुपए तक है। बाजार में बिजली से जलने वाले दिए और मोमबत्ती भी है। ये चीजें भी खरीदारों को खूब भा रही हैं। एलईडी चलती है मोस्टली और इसके अलावा तो कुछ चलता ही नहीं है। मेन कस्टमर लाइक ही एलईडी लाइट्स को करते हैं। या अपना ये एलईडी में मल्टीपल लाइट आई हुई है। इस टाइम लेटेस्ट ये लाइट आई हुई है मल्टीपल में। बाकी है कि पट्टा लाइट आई है इस टाइप की है। नॉर्मल एलईडी लाइट्स की, ये एलईडी लाइट्स नॉर्मल बिक रही है। सब चीप एंड बेस्ट होती है। यूज करो, थ्रो कर दो इस साल, अगले साल फिर लोग नहीं ले लेते। बाजारों में मिट्टी के दिए भी हैं। रंग बिरंगे इन दियों की मांग भी कम नहीं है। अलग अलग डिजाइन के ये दिए भी ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। आजकल बहुत अच्छी तरह दिए लगे हुए हैं, फैंसी लगे हुए हैं। वो डेकोरेट करने में ज्यादा अच्छे लगेंगे जो फैंसी हैं। मार्केट में बहुत रौनक है, बहुत अच्छी बाजार है इस बार। अच्छा लग रहा है, दिवाली का फेस्टिवल है। कंफ्यूज हो रहे हैं, बट जितने घर में लाइट्स जलती हैं उतना ही दिवाली पे अच्छा लगता है। पटाखे लेने आए, फिर कपड़ा एंड ऑल शॉपिंग चालू है। दिवाली अच्छे से जाए वही चाहते हैं सब लोग। दिवाली सबके लिए खुशियाँ लाए, यही सबकी मनोकामना है। दिवाली दियों का त्योहार है, लेकिन दियों के साथ साथ लाइट्स की भी काफी अहमियत होती है। और यही कारण है कि लाइट्स के अलग अलग अंदाज अपनाने में हम पीछे नहीं रहते। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। बिहार में छठ के बाद नई सरकार का गठन, महागठबंधन के तीनों दलों के विधायकों की होगी बैठक। मंत्रिमंडल में हो सकते हैं 36 सदस्य। छब्बीस नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। सीसीपीए की बैठक में फैसला, विपक्ष से सहयोग की अपील। वन रैंक वन पेंशन पर पूर्व सैनिकों का आंदोलन तेज, आज से लौटाएंगे पदक, केंद्र की अधिसूचना की खारिज। म्यांमार के संसदीय चुनाव में आंग सान सूची की पार्टी एक तरफा जीत की ओर, सेना समर्थित सत्ताधारी पार्टी ने मानी हार। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए अमेरिका ने दी बधाई। और दुनिया भर में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, 25 साल में 36% का इजाफा। विश्व मौसम संगठन ने तत्काल कदम उठाने की कही बात।